Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study application writing. Application writing आपके सिलेबस का पार्ट रहा है, लेकिन अभी का जो करंट आपके पास मॉडल पेपर आया है उसमें एप्लीकेशन राइटिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपकी बुक के अंदर भी है, तो दिस इज़ द रीज़न वी आर डूइंग इट. अच्छा, तो एप्लीकेशन राइटिंग के जो नोट्स हैं, आई थिंक दिस इज़ विजिबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा. अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये होती क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, फिर हम सब्जेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन? एन एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट मेड टू एन अथॉरिटी सच एज प्रिंसिपल, टीचर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स. अब आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, किन लोगों को लिखनी है एप्लीकेशन. जिस तरीके से आप फॉर्मल लेटर लिखते थे ना, इसका कुछ पैटर्न उससे मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट भी हैं, तो आपने उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है. तो आप प्रिंसिपल, टीचर्स या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह को लिख सकते हैं एप्लीकेशंस को. अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, वो भी हम देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो हम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे. तो जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है? जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एप्लीकेशन शुड बी पोलाइट, क्लियर एंड कंसाइज. ठीक है, बहुत लंबी डिटेल्स नहीं लिखनी, उसको छोटा सा ही लिखना है, बहुत ढेर सारी डिटेल्स नहीं डालनी. ठीक है, और ना ही आपने उसके अंदर कोई भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो कि इनफॉर्मल हो या स्लैंग्स हो, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना. पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए. अब आते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ. तो फॉर्मेट में आपको मैं बताती हूँ कि जो आपका रिसीवर का एड्रेस है वो आप लिखेंगे इसके अंदर. आपको याद होगा कि जब मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ा रही थी तो मैंने फॉर्मल में आपको क्या बताया था कि आपने रिसीवर और सेंडर दोनों का एड्रेस लिखना होता है, रिसीवर प्लस सेंडर, राइट. लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिख रहे थे तो उसके अंदर हम सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिख रहे थे, और अब जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम सिर्फ रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपने अपने दिमाग में बिल्कुल इसी तरह से ही रखना है कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो दोनों चीज़ें लिखेंगे, इनफॉर्मल लिखेंगे तो सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो सिर्फ रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे. अच्छा, तो रिसीवर के एड्रेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपने प्रिंसिपल को लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल के अलावा एप्लीकेशंस होती हैं ना, उसको हम फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ले जाते हैं. तो जब हम उसको फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में लेके जाते हैं तब हम फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं. ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपके स्कूल तक समझ लें, हम उसमें लिख रहे हैं. अच्छा, तो अभी जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे सबसे पहले तो आपको पता है कि स्कूल में आप अपने प्रिंसिपल को ही लिखते हैं, तो हम प्रिंसिपल को इस तरीके से लिख देंगे, द प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ए आता है, ई वाला स्पेलिंग जो है ना वो आपके फिजिक्स वाला है, LE वाला. ये जो ए वाला है ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल के लिए हम यूज़ करते हैं. अब आप इसको इस तरीके से याद रख लें कि आप स्कूल में ABC पढ़ते हैं ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो जो ए है वो स्कूल वाले प्रिंसिपल के लिए है. ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद भी रहेगा, और एग्जाम में ये गलती नहीं करनी. सबसे पहली चीज़ आपके पेपर के अंदर जो नज़र आती है वो यही नज़र आता है. तो प्रिंसिपल लिखा हुआ होगा, स्पेलिंग गलत होंगे तो सबसे पहले नज़र उस पर जाएगी. ठीक है, तो इसको ख्याल रखिएगा. इसके बाद आपने स्कूल का एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन जिसमें रिस्पेक्टेड सर या खाली सर, मैडम, जो भी आप लिखते हैं वो लिखेंगे. उसके बाद स्टार्ट होगी बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन. बॉडी के अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसका बैकग्राउंड, एक्चुअल रिक्वेस्ट, उसकी कंक्लूजन, और फिर उसको आप क्या करेंगे, जो आपने स्टेट योर रिक्वेस्ट क्लियरली, गिव वैलिड रीज़न एंड ऐड अ पोलाइट क्लोजिंग लाइन. आपने क्लोजिंग लाइन अपनी लिखी और उसके बाद आपने उसको क्लोज कर दिया. क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, थैंकिंग यू लिखकर, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, आपने उसके बाद अपना नाम लिखना होता है, अपना रोल नंबर लिखना होता है, क्लास लिखनी होती है. लेकिन आप एग्जाम में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो आप नेम की जगह XYZ लिखेंगे, 1 2 3 रोल नंबर लिख सकते हैं, और क्लास आप 9th लिख लें और 10th लिख लें. उसके बाद डेट जो आज की डेट है वो आप उसमें लिख सकते हैं. अच्छा, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं. सब्जेक्ट आपने क्योंकि फॉर्मल लेटर के अंदर भी लिखना होता है और एप्लीकेशन के अंदर भी लिखना होता है, तो मैं आपको वो सिखाती हूँ. बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि सब्जेक्ट दोबारा से करा दें, तो दिस इज़ द रीज़न इसके अंदर डिटेल में ऐड किया गया है. सबसे पहले सब्जेक्ट इट शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर. बहुत छोटा होना चाहिए और क्लियर वर्ड्स के अंदर आपने इसको लिखना है. फिर क्या है, 5 से 10 वर्ड्स बहुत हैं इसके लिए, 5 से कम भी हो सकता है, लेकिन जितना भी एक्सीड कर जाए 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी अ सेंटेंस. ठीक है, कोशिश करें कि 5 से 6 वर्ड्स ही हों, इससे ज़्यादा वर्ड्स ना हो.
स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। फिर कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या जितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है इट शुड बी रिटन इन वन लाइन, आपने उसको एक लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है, वो एक लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक लाइन में लिखा आधी चीज़ें और दूसरी लाइन में दूसरी चीज़ आ रही हो, नो, इट शुड बी रिटन इन जस्ट वन लाइन। अब कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, कोई लॉन्ग सेंटेंस ना हो, और फॉर्मल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं वाइल राइटिंग योर सब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, परमिशन टू गेट लीव, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके से ही स्टार्ट करना है फॉर्मल वर्ड्स के साथ। अच्छा, अब कुछ हमारे पास ये फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट योर रिक्वेस्ट फॉर, आपने रिक्वेस्ट फॉर लिखा और उसके आगे जो भी पर्पज़ है आपने उसको लिख दिया, रिक्वेस्ट फॉर और पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फॉर लीव, रिक्वेस्ट फॉर फील्ड ट्रिप, रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक होगा आपने उसके पीछे बस रिक्वेस्ट फॉर लगाना है और आपने उस टॉपिक को लिख देना है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। उसी तरह जब आपने एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई भी दूसरा फॉर्मेट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर की जगह एप्लीकेशन फॉर, आगे रीज़न लिख दी। अब रीज़न क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई एक्शन वाला आ जाता है तो आपने क्या करना है, परमिशन टू और वो एक्शन लिख देना है आगे, जैसे परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट, परमिशन टू अरेंज अ क्लास एक्टिविटी, परमिशन टू अटेंड अ कॉम्पिटिशन, कोई भी एक्शन है आपने उसके लिए परमिशन टू पहले लगा दिया, ठीक है, और उससे पहले इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर या फिर रिक्वेस्ट फॉर। उसी तरह कंप्लेन अबाउट और कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आप फॉर्मल लेटर्स में लिख रहे होते हैं उसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। आप इस तरीके से सब्जेक्ट लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, आप उन एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई लीव एप्लीकेशन आती है तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। अब इसको देखें गौर से, इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन का ए कैपिटल लिखा हुआ है, टी कैपिटल है, डी कैपिटल है, एल है। फॉर का क्योंकि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ना फॉर, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल नहीं लिखा। तो जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे हमने सिर्फ उनका पहला लेटर कैपिटल लिखना है। एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है, ओके। तो आपने इस तरीके से लिखना है। उसी तरह अगर फील्ड ट्रिप का आपके पास आ जाता है, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ओके। अगेन आर कैपिटल है, ए कैपिटल है, एफ कैपिटल है और टी कैपिटल है। तो जो भी मीनिंगफुल वर्ड होगा उसको आपने कैपिटल लिखना है। फिर लाइब्रेरी अपग्रेडेशन के लिए अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है तो फिर आप उसमें कैसे लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन की तरफ और हम वो देखेंगे कि हम एप्लीकेशन किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, क्योंकि अब एप्लीकेशन जो है ये भी आपको पता है कि एक लेटर की टाइप है, तो जिस तरीके से हम लेटर राइटिंग के अंदर ईमेल, लेटर और फॉर्मल इनफॉर्मल सब के अंदर हम एक काम कर रहे थे, वो क्या था, वी वर डूइंग दिस टैप थिंग, ठीक है, हम टैप कर रहे थे। तो टैप करते वक्त हमने किस चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपके सामने है। सबसे पहले टी, टेक्स्ट टाइप कौन सा है, ये कौन बताएगा मुझे, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि टेक्स्ट टाइप कौन सा है। फॉर्मल, वेरी गुड खिजर, ये हमें पता है कि ये फॉर्मल है, तो हमने इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, हमने पोलाइट रह के बात करनी है, हमने कोई स्लैंग्स यूज़ नहीं करने, हमने कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा और बाकी आपकी फॉर्मल वोकैबुलरी भी होगी। फिर ऑडियंस कौन है इस टॉपिक की, गुड मसीरा, प्रिंसिपल, वेरी गुड, प्रिंसिपल है। अभी भी हमें पता चल गया कि बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, बहुत आपने पोलाइट रह के बात करनी है, तो हमें पता है कि हमारी क्योंकि ऑडियंस प्रिंसिपल है। अब इसका पर्पस क्या है, अरेंज अ फील्ड ट्रिप, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर फील्ड ट्रिप अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट का मतलब ही क्या है, पोलाइट रह के बात करनी है, ठीक है, आप ऑर्डर नहीं दे रहे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्हेन एवर यू रिक्वेस्ट यू हैव टू यूज टोन वेरी पोलाइटली, ठीक है, आपकी जो टोन होगी वो पोलाइट होगी, आपकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होगी, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम मूव करेंगे अब हम अपने कंटेंट की तरफ कि हमने कैसे यूज़ करना है।
इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ये आपके सामने है कि आपने लिखना किस तरीके से। सबसे पहले आपने ये पैटर्न देखना है। अच्छा, अब आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो आपका जो पेपर है वो इस तरीके से नजर आना चाहिए। ये आ गया, इसके बाद एक लाइन छोटी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये सैल्यूटेशन, उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते होते हैं तो ये आपने लिखा। अब अगले पेपर पे हम यहाँ से चले जाते हैं। आपकी एप्लीकेशन एग्जाम में इस तरीके से नजर आनी चाहिए, जिस तरीके से ये दो पेपर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फौरन नजर आ जाएगा कि आपने सही फॉर्मेट को फॉलो किया हुआ है। तो अब अगर आप इसको भी देखें तो इसी तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले द प्रिंसिपल, अब ध्यान रखिएगा टी कैपिटल है लेकिन पी कैपिटल नहीं है। द प्रिंसिपल कॉमा, आप इस तरीके से पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने स्कूल का अपने एड्रेस लिखना होता है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, अपने स्कूल का एक्चुअल नाम नहीं बता सकते, तो आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप IMCG या IMCB भी लिख कर आ सकते हैं, लेकिन आपने उसके साथ अपने स्कूल का पूरा नाम नहीं लिखना कि G10-4 या I8-4 वगैरह, आपने इस तरीके से नाम आगे नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद सिटी ABC, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो सिटी ABC की जगह आप इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखने के बाद सिटी ABC कर दें, ठीक है, या ABC स्कूल सिटी DEF, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं। फिर आप आएंगे नीचे अपनी नेक्स्ट लाइन पर जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हम किस तरीके से लिखते हैं अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। हम इसको यहाँ कर देते हैं ताकि आसानी रहे। अच्छा, अब रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, ये हमने सब्जेक्ट लिखने का तरीका हमें पता था। अब मैंने इसको बोल्ड किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। आप लोग एग्जाम में इसको पॉइंटर से लिख सकते हैं अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं, अगर पॉइंटर से लिख रहे हैं बाकी सब कुछ तो मार्कर से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब आपने क्या करना है, आपने R कैपिटल लिखा, A कैपिटल लिखा, F कैपिटल लिखा और T कैपिटल लिखा, ओके, क्योंकि हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है सर, जो भी सैल्यूटेशन में आप लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिखना चाहें, रिस्पेक्टेड मैडम लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिख रहे हैं तो फिर आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर रिस्पेक्टफुली नहीं लिखना, ठीक है। आप रेपिटेशन नहीं कर सकते ना, आपने ऊपर वाली लाइन में लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, फिर आप लिख दें इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आगे आप अपना सब कुछ लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खाली सर लिखा है तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टफुली, ओके। इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th हैव बीन स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दिया और प्रॉब्लम भी बता दी कि हम बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, बहुत हैवी पढ़ लिया हमने। We feel that an educational field trip would not only refresh our minds but also enhance our practical learning. अब आपने एक और स्टेटमेंट दे दी कि अब अगर आप फील्ड ट्रिप अरेंज करेंगे तो वो हमें बहुत हेल्प आउट करने वाला है। A visit to the science museum, historical place, botanical garden will help us understand many concepts we study in the classroom. फिर आपने ये भी बता दिया कि आपको वो कैसे हेल्प आउट करेगा क्लासरूम के अंदर, और आपने जगह भी बता दी कि आप इनमें से किसी एक जगह को लेके चल सकते हैं। गुड मसीरा, स्कूल ABC, सिटी DEF लिख सकते हैं ऐसे भी, लेकिन अगर आप इस तरह लिख लें ना ABC स्कूल, वो आप कॉलन रहने दें तो भी ठीक है, ओके। अच्छा, फिर अब आपने प्रॉब्लम बता दी, अब आपकी रिक्वेस्ट की बारी आई है। रिक्वेस्ट में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट अ one-day एजुकेशनल फील्ड ट्रिप मे काइंडली बी अरेंज्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब इसके अंदर देखें, यहाँ तक की जो बात है, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट, अब आपका सेकंड पैराग्राफ हमेशा इस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट। आपने पूरी प्रॉब्लम, पूरा इशू सब कुछ ऊपर बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, अब आपकी रिक्वेस्ट की बारी है। तो आपने इसको रिक्वेस्ट को इस तरीके से लिखना है, अ one-day एजुकेशनल फील्ड ट्रिप may kindly be arranged for the students of class 9th. This activity will improve our motivation, knowledge and class spirit. We shall be very thankful to you for this act of kindness. अब जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन भी आप एज इट इज़ हर एप्लीकेशन के एंड पे लिख सकते हैं, चाहे वो फिर आप एप्लीकेशन लीव के लिए दे रहे हैं, फील्ड ट्रिप के लिए दे रहे हैं, या फिर अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरी है, कोई भी है, आप उसके अंदर ये लिख सकते हैं। फिर आपने एंड पे थैंकिंग यू लिखा, योर्स ओबीडियंटली XYZ क्लास और डेट।
अब देखें, थैंकिंग यू के बाद आपने डायरेक्ट चले गए योर्स ओबीडियंटली पे। अब ये जो ओबीडियंटली की स्पेलिंग है ये भी आपको आने चाहिए। सेकेंडली एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये वाई कैपिटल है, ये ओ कैपिटल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई एपॉस्ट्रफी नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे कोई एपॉस्ट्रफी नहीं है, यहाँ पे कोई एपॉस्ट्रफी नहीं आएगी, यहाँ पे कॉमा आएगा, ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट XYZ और नीचे आपने क्लास लिखी और फिर उसके बाद आपने आज की डेट लिख दी 24 फरवरी 2026। जो भी डेट होगी आपकी एग्जाम की आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था पैटर्न आपकी एप्लीकेशन का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और एप्लीकेशन है जो आपके सामने नजर आ रही होगी, एप्लीकेशन नंबर 2। अब ये एप्लीकेशन क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अपडेट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। अब ये देखिए, अब जो ये वाला टॉपिक है ना, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस टॉपिक के अंदर भी हम सबसे पहले टैप कर लेते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी, यस वेरी गुड, फिर से पहले वेट कर रहे थे, यस फॉर्मल है। ऑडियंस क्या है? हरी अप। प्रिंसिपल, वेरी गुड, प्रिंसिपल ने पढ़नी है। पर्पस क्या है? गुड मसीदा, पर्पस क्या है? रिक्वेस्ट टू अपडेट बुक्स, वेरी गुड, ठीक है, अपडेट बुक्स हमारे पास ये रिक्वेस्ट करनी है। अब देखिए, अब आपके पास एक हिंट होती है आपके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके अंदर ही। अब आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टू अपडेट बुक्स, यहाँ तक आप अपना सब्जेक्ट इसमें से इसके अंदर से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं, जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल के स्पेलिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर लिखे होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे होते तो प्लीज़ वहाँ से देख लिया करें, LE वाला नहीं लिख कर आना, ओके। अच्छा, अब वापस हम पैटर्न पे आते हैं। इस तरीके से हमने पिछली एप्लीकेशन में पैटर्न लिखा था, द प्रिंसिपल कॉमा P कैपिटल P स्मॉल, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसमें तीनों चीज़ें कैपिटल हैं क्योंकि स्कूल का नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है। फिर क्या है? फिर सिटी ABC जी, सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद दोनों में लाइन गैप आएगा, लेकिन सैल्यूटेशन के बाद, सर के बाद कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है। फिर सर आपका ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कमेंट में भी आया हुआ था, मैंने वहाँ पे आपको आंसर किया, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि सर के बाद यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा, उससे पहले यस, सब्जेक्ट से पहले ऊपर नीचे गैप आएगा, चाहे आपकी ईमेल है, चाहे आपका फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल में तो आपका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ओके। फिर इसके बाद हम आएंगे रिक्वेस्ट टू अपग्रेड स्कूल लाइब्रेरी। अब इसके अंदर देखें, हर मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। रिक्वेस्ट का R कैपिटल है, अपग्रेड का U कैपिटल है, स्कूल का S और लाइब्रेरी का L, लेकिन टू का कुछ भी कैपिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर सर, अगेन आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो यहाँ रिस्पेक्टफुली नहीं लिखेंगे। इट इज स्टेटेड दैट, इट इज सबमिटेड दैट, इट इज टू इन्फॉर्म यू, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी हैव बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड। अब इसमें आपने पहले प्रॉब्लम बताई, फिर अपना बताया कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। फिर आप बताते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th often face difficulty while preparing for the subjects because the latest editions and new reference books are not available. अब आपने पूरी की पूरी प्रॉब्लम को स्टेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। जो पहला पैराग्राफ है आप उसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद प्रॉब्लम लिखते हैं, ठीक है। आपने अपना इंट्रो प्लस प्रॉब्लम डिटेल में लिख दी, सही है, कि व्हाट यू आर फेसिंग है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। फिर अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको मैंने जैसे बताया था कि आपने स्टार्ट ही इससे करना है, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी जो रिक्वेस्ट है उसकी तरफ चलना है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द लाइब्रेरी may kindly be updated with new books including science reference books, grammar guides, novels and general knowledge material. अब आपने ये भी बता दिया, सजेशन भी दे दी अपनी कि आपको किस किस किस्म की किताबें चाहिए, वो आपने लिख दिया। This will greatly help the students improve their reading habits and academic performance. फिर आपने उसका रिजल्ट भी बता दिया, इसका फ्यूचर रिजल्ट क्या आएगा। अब आती है आपकी कंक्लूडिंग लाइन, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा में भी, जो आपने लिखी थी, आप उसको भी लिख सकते हैं और आप इसको भी लिख सकते हैं। I shall be thankful to you for taking this necessary step for the benefit of the students. आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, और जो पिछले एप्लीकेशन के अंदर हमने लिखी थी, We shall be very thankful to you for this act of kindness, आप इस सेंटेंस को भी एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको बेहतर लगे आप वो लिख लें। उसके बाद थैंकिंग यू,
और फिर आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली अगैन, वाई कैपिटल है, ओ स्मॉल है, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, यहाँ पर एक कॉमा है, दैट्स इट। XYZ और उसके बाद क्लास 9th या क्लास आप लोगों की 10th है तो आप लोग यहाँ पर 10th लिख सकते हैं और फिर आपने आज की डेट या जो भी उस दिन डेट होगी एग्जाम वाले दिन आप वो लिख सकते हैं। तो ये था पैटर्न आपकी एप्लीकेशन का। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन के, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप मुझे या तो ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं वहाँ से आप लोगों को चेक करके भेज दूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे लिखे हुए थे मैं आप लोगों को वहाँ से देती हूँ। यस, परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट, आपने इस पे एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, इसको नोट डाउन कर लें। ये एप्लीकेशन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको लिख के या तो ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको यूट्यूब कमेंट में भी भेज सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।